नहीं है गीता। गीता भले ही ना हारी हो, लेकिन गीता की बहन बबीता हारी भी और उसका टिकट भी कट गया। मगर क्यों? बताता हूँ पहले ये देखिए। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नाम हैं जिनमें बबीता का नहीं है। ये तो साला होना ही था। बता दें कि 2019 के चुनाव में बबीता फोगाट ने बीजेपी के टिकट पर अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। उसके बाद वो चरखी दादरी विधानसभा सीट से मैदान में उतरी थी, लेकिन जीत नहीं पाई। इस बार तो उनको बीजेपी ने रिटायर्ड हर्ट ही कर दिया, मतलब कि दादरी विधानसभा से उनका टिकट काट दिया। लेकिन सर उन्होंने तो वो सब किया ना जिससे बीजेपी का टिकट मिलता है, फिर भी उनको टिकट क्यों नहीं मिला? मतलब अरे सर, मुसलमानों को गालियां दी। 2020 में ये बोला था कि कोरोना वायरस जो है वो अब भी देश की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। पहले नंबर पर तो अब भी जाहिल जमाती बने हुए हैं। नहीं, पहले नंबर पर तो वो खुद थी। अब बबीता फोगाट का टिकट क्यों कटा, ये बहुत मजेदार कहानी है, सुनो ध्यान से। देखिए, बबीता फोगाट ने महिला पहलवानों और किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी सरकार का खुलकर समर्थन किया था। तो ऐसे में बीजेपी को लग रहा था कि अगर बबीता चरखी दादरी सीट से उतरी है तो जीतना संभव नहीं है, इसलिए बीजेपी ने उनका टिकट ही काट दिया। इन शॉर्ट, पार्टी का ज्यादा चाटना ही इनके लिए भारी पड़ गया। वैसे इस बात पर 2 लाइन अर्ज करना चाहूंगा। इरशाद भंडारे में गए तो पूरी खत्म, भंडारे में गए तो पूरी खत्म, और बाहर आए तो चप्पल गायब। लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया। अगली खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के एक स्कूल में एक बच्चे के नॉनवेज लाने के चलते टीचर्स ने एक 5 साल के बच्चे को एक स्टोर रूम में बंद कर दिया और बाद में फिर उसका नाम भी काट दिया था। अरे काटेंगे, काट दिया नाम काटने के बाद जब उसकी माँ स्कूल में शिकायत लेकर पहुंची तो प्रिंसिपल ने उनके साथ अभद्रता की और साथ ही ये कहा कि तुम्हारा बच्चा आतंकवादी है। ये मानने के आधार पे बैठा है सबको। ये गलत है, आपको एक ये सिखा रहा है सबको, आप सिखा रहे हैं इसको। ये कितना बड़ा आप सिखा रहे हैं इसको, इस बात कितना बड़ा ये घर पर सिखा रहे हैं आप ये बताइए कितना बड़ा आतंकवादी है ये आपको नॉन-वेज खिला करके। और कहा कि तुम्हारा बच्चा हिंदू बच्चों को मांस खिलाता है और साथ ही मंदिर तोड़ने का भी आरोप लगाया। छात्र की मां और प्रिंसिपल के बीच इसी बात को लेकर जमकर नोकझोंक हुई है और छात्र की मां ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल किया है। प्रिंसिपल वीडियो में साफ साफ कह रहा है कि आपका बच्चा स्कूल में नॉनवेज लेके आता है और स्कूल के मंदिरों को भी तोड़ता है। अबे साले, 5 साल के बच्चे को ढंग से बोलने तक नहीं आता और तू कह रहा है कि वो स्कूल के मंदिर तोड़ता है। भांग वांग पी के स्कूल चलाते हो क्या सर? ऐसा इल्जाम हम पर मत लगाइए, हमने आज तक स्कूल पीकर भांग नहीं चलाया। चलिए अगली खबर पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ फेमस जोड़ियां बताता हूँ। लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, भ्रष्टाचारी सरकारी कर्मचारी। अब बाकी जोड़ियों के बीच कितना प्यार है ये तो आप बखूबी जानते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी और भ्रष्टाचार के बीच कितना प्रेम है ये हमें बताया सीवीसी ने। सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसने बीते हफ्ते एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें बताया गया है कि साल 2023 में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के खिलाफ 74,203 भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे अधिक यानी कि 10,447 शिकायतें सिर्फ रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ मिली। रेलवे के बाद दिल्ली का नंबर रहा। दिल्ली के कर्मचारियों के खिलाफ 7,665 शिकायतें मिली। इसके बाद बैंक के कर्मचारियों के खिलाफ 7,004 शिकायतें प्राप्त हुई। इसके बाद दिल्ली पुलिस कर्मियों के खिलाफ 5313 शिकायतें मिली। आवास एंड शहरी मामलों के कर्मचारियों के खिलाफ, कोयला मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ, श्रम मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ, पेट्रोलियम मंत्रालयों के कर्मचारियों के खिलाफ, गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ ढेर सारी शिकायत मिली। ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ रिपोर्ट किए गए मामले हैं। बाकी 80 से 90% तो ऐसे मामले हैं जो लोग रिपोर्ट ही नहीं कराते, क्योंकि जिसके पास शिकायत लेके जाएं वो खुद भ्रष्टाचारी हैं। सबके सब चोर हैं साले। चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल बकैती की तरफ। सबसे पहले अमित शाह का ये बयान देखिए। इसमें वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में पीस और डेवलपमेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है। अमित जी ये बताइए, अगर ये हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है तो फिर लोवेस्ट क्या होती है? मेरा तो खून खोल जाता था। अगली बकैती देखिए। बीते हफ्ते नीतीश राणे ने एक बयान दिया कि तुमको तुम्हारी मस्जिदों में घुसकर मारेंगे। इसके बाद फिर बीजेपी के एक नेता हाजी अराफत का एक बयान आया। अब देखिए। तू एक गली का आमदार और तू बातें कर रहा है देश भर की, बोलता क्या मैं हिंदुओं का गब्बर हूं? अरे गब्बर नहीं, तू गोबर है। और गोबर भी बहुत बड़ी बात है, तो उसके वो गोबर की बजाय वो गू है। गोबर तो बहुत बड़ी बात है। गोबर अगर बन जाता तो भी चलता, कम से कम लिपने के लिए आंगन में काम में आता। तू गोबर आंगन में लिखने लायक का भी नहीं है, तू गू है। और गू भी बनना है तो क्वालिटी वाला गू बन जा, गाय का गू बन भाई। तू कुत्ते का गू बन रहा है। अगली बकैती है हरियाणा से। वीडियो की शुरुआत में हमने बताया है कि बीजेपी ने दादरी से बबीता फोगाट का टिकट काट दिया है, लेकिन जिनको दिया है वो भी बबीता फोगाट की तरह ही एक महान आत्मा है। ये है सुनील सांगवान। अब आपको लग रहा होगा कि ये कौन है,
इसको तो हम नहीं जानते, इसको क्यों दे दिया टिकट, है ना? मैं बताता हूँ, आप इनको नहीं जानते लेकिन बाबा राम रहीम को तो जानते हैं ना। जी हाँ, वही बाबा जो रेप और मर्डर जैसे जघन्य अपराधों के बावजूद जेल में कम और बाहर ज्यादा रहते हैं। बाबा को बार बार पैरोल देने वाले जेलर, जिन्होंने बाबा को पैरोल देने के लिए सभी नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा दी, वही है सुनील सांगवान। सुनील सांगवान ने बाबा को इतनी सारी पैरोल बीजेपी के कहने पे दी हैं क्योंकि बाबा का इन्फ्लुएंस हरियाणा, राजस्थान और यूपी में बहुत ज्यादा है। तो यही कारण है कि जब भी इन 3 स्टेट्स में चुनाव होते हैं तो बीजेपी बाबा को पैरोल दिला देती है। जैसे आप देखेंगे, पंजाब विधानसभा इलेक्शन बाबा जेल से बाहर, हरियाणा म्युनिसिपल इलेक्शन बाबा जेल से बाहर, हरियाणा की आदमपुर सीट पर उपचुनाव बाबा जेल से बाहर, हरियाणा पंचायत इलेक्शन बाबा जेल से बाहर, राजस्थान विधानसभा इलेक्शन बाबा जेल से बाहर, देश में लोकसभा इलेक्शन बाबा जेल से बाहर, और अब हरियाणा में विधानसभा इलेक्शन बाबा एक बार फिर जेल से बाहर। मतलब बाबा बाहर ज्यादा कम अंदर। बात तो सही है। अब सुनील सांगवान ने बीजेपी के लिए इतना कुछ किया है तो टिकट तो बनता है ना? ऑन ए सीरियस नोट, मैं सुनील सांगवान जैसे लोगों से सिर्फ ये कहना चाहूंगा, तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। खैर चलिए चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर, गोदी मीडिया मूवमेंट्स। उमर अब्दुल्ला का ये वीडियो देखिए। एक्चुअली ये वीडियो है गांधरबल विधानसभा की एक रैली का, जहां पर उमर अब्दुल्ला अपनी टोपी उतारकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। अब सुशांत सिन्हा की ये वीडियो देखिए। बॉस, देखने में ये सामान्य सी तस्वीर लग सकती है, लेकिन ये वो तस्वीर है जो 70 साल में कश्मीर ने नहीं देखी और आज मोदी की वजह से हकीकत बन पाई है। जिन लोगों ने सालों साल से कश्मीर को अपनी जागीर समझकर वहां राज किया, वो आज वोट के लिए भीख मांग रहे हैं। ये करके दिखाया है नरेंद्र मोदी। बॉस, ये वीडियो आपको देखने में सामान्य लग रही होगी, लेकिन ये वो तस्वीर है जो कश्मीर ने पिछले 70 सालों में नहीं देखी और आज मोदी जी की वजह से ये हकीकत बन पाई है। जिन लोगों ने सालों साल से कश्मीर को अपनी जागीर समझकर वहां राज किया, वो आज वोट के लिए भीख मांग रहे हैं। ये करके दिखाया है नरेंद्र मोदी। सोचिए, ये वो लोग हैं जो खुद को कश्मीर का राजा समझे बैठे थे, लेकिन आज इनकी हालत ये हो गई कि एक एक वोट के लिए हाथ जोड़ना पड़ रहा है इनको। टोपी उतारकर सामने रखनी पड़ रही है कि इज्जत बचा लो। ये लोग कश्मीर को अपनी बपौती समझे बैठे थे, लेकिन पीएम मोदी ने कश्मीर में ऐसा बदलाव कर दिया कि उमर अब्दुल्ला जैसे नेता अब वोट की भीख मांग रहे हैं। यह है कश्मीर में आया हुआ बदलाव। नरेंद्र मोदी ने क्या बदलाव किया है? तो सुशांत भाई, एक बात बताइए, तो गांधरबल में अब तो बीजेपी की सीट पक्की होगी ना? मतलब बीजेपी ने इतना बड़ा बदलाव कर दिया है तो वही जीतेंगे अब तो। अब कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला के लिए गांधरबल सीट भी आसान नहीं है, क्योंकि वहां भी प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के जेल में बंद नेता सर्जन अहमद वागे उर्फ सर्जन बरकती के चुनाव लड़ने की खबर है। एक मिनट सुशांत भाई, आप कह रहे हैं वहां पर बीजेपी नहीं जीत पा रही और आप ये भी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहां पर बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। ये कैसा बदलाव है जहां पर वो खुद ही नहीं जीत पा रही? और तो और जमाते इस्लामी के जीतने के चांस बढ़ा दिए। मतलब जो आप बोल रहे हैं वो आपके कानों में भी जा रहा है ना? चलिए अब कुछ अच्छी खबरें देख लेते हैं। गुड न्यूज। बीते हफ्ते एक गुड न्यूज निकल कर आई जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथ की पीठ ने इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार हेमता से पूछा, किसी का घर केवल इस आधार पर कैसे ढहाया जा सकता है कि वो शख्स किसी मामले में अभियुक्त है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगा दी है, ये गुड न्यूज है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस मामले पर देर करने का जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वो आपको बताता हूँ। साल 2022 और 23 में सरकार द्वारा देश भर में 1,50,000 घरों को ढा दिया गया, जिसकी वजह से 7,40,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। अगर हम केवल साल 2023 की बात करें तो यहाँ पे सरकार ने हर दिन ऑन एन एवरेज 294 घर तोड़े, और यहाँ पर अगर एक दिन का कैलकुलेट करें तो यहाँ पे सरकार ने लगभग 1392 लोगों को हर दिन बेघर किया, और ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और इसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अथॉरिटीज ने डिमोलिशन करते वक्त कानूनी प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। चलिए एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। 17 जुलाई 2023 उज्जैन में महाकाल की एक शोभा यात्रा निकल रही थी, लेकिन जब यह शोभा यात्रा टंकी चौराहे के पास से गुजरी तो आरोप लगे कि अदनान मंसूरी और उसके 2 साथियों ने शोभा यात्रा पर थूका है। इसके चलते फिर सावन लोट नाम के एक व्यक्ति ने अदनान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। आरोप की पुष्टि के लिए एक वीडियो भी पेश किया गया जिसमें कुछ मुस्लिम युवक एक पानी की बोतल के साथ छत पर नजर आ रहे थे। पुलिस ने लड़के से जब पूछताछ की तो उसने अपनी सफाई में कहा कि वो जस्ट पानी पी रहे थे। लेकिन फिर घटना के 2 दिन बाद यानी कि 19 जुलाई 2023 के दिन पुलिस प्रशासन और नगर निगम के लोग गाजे बाजे के साथ अदनान मंसूरी के पिता अशरफ हुसैन मंसूरी के घर पहुंचे और कहा गया कि उनका घर अवैध तरीके से बना हुआ है, यानी कि अवैध निर्माण का केस है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि चलो ठीक है, मान लिया घर अवैध तरीके से निर्माण किया गया था, लेकिन इसके पीछे फिर ढोल बजाने का क्या मकसद है? इसके बाद बुलडोजर ने अपना काम किया, घर और घर के नीचे बनी हुई एक छोटी सी किराना स्टोर को भी तोड़ दिया गया। फिर कार्रवाई के कुछ घंटे बाद मध्य प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी अमीश अग्रवाल ने एक बयान जारी करते हुए कहा
जो शिव को अपमानित करेगा उसे तांडव के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन अब इसी साल 16 जनवरी 1924 को मध्य प्रदेश की एक इंदौर बेंच ने अदनान मंसूरी को जमानत दे दी, क्योंकि मुख्य शिकायतकर्ता सावन लोट ने कोर्ट में कहा था कि उस दिन शोभा यात्रा पर उसने थूकने जैसी कोई हरकत नहीं देखी थी, और यह भी कहा था कि उसने पुलिस के दबाव में आकर बयान पर सिग्नेचर किए थे। अब शिकायतकर्ता के अपनी बात से मुकर जाने पर अदनान मंसूरी को जमानत तो मिल गई, लेकिन जिस घर पर बुलडोजर चला उसके परिवार के साथ जो अन्याय हुआ उसकी भरपाई कभी नहीं होगी, और भविष्य में भी इसके होने के आसार नहीं दिखते। आपने भी देखा होगा कि अगर घर का कोई एक सदस्य गलत करता है तो उसको कानूनन सजा मिलनी चाहिए, वो भी एक कानूनी प्रोसेस के बाद। लेकिन जब एक इंसान गलती करता है तो पूरे परिवार को सजा क्यों दी जाती है? क्योंकि सरकार के इस बेतुके बुलडोजर एक्शन के बाद पूरे परिवार को सजा मिल जाती है। वो मिनटों में सड़क पे आ जाता है। जहां सरकार और प्रशासन का काम होता है कि वो अपनी प्रजा की सेवा करे, उनके जीवन को आसान बनाए, वही सरकार उन लोगों के जीवन को आसान बनाने की बजाय उन लोगों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देती है। चलिए चलते हैं अपने आखिरी सेगमेंट फैक्ट चेक पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल किया जा रहा है, और इस वीडियो के साथ यह भी दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जिस दिन बीजेपी सरकार जाएगी वो हिंदुओं पर कार्रवाई करेंगे, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो क्या यह दावा सही है? नहीं है। सच क्या है आइए आपको बताते हैं। क्योंकि इस वीडियो के फुल वर्जन में राहुल गांधी जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी के ऊपर बीजेपी और आरएसएस का कंट्रोल होने की बात कर रहे हैं। वीडियो का फुल वर्जन देखने के बाद आसानी से समझ आ रहा है कि राहुल गांधी सीबीआई और ईडी के बारे में बात कर रहे हैं। सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे, इसीलिए ये जो हो रहा है ये हो पा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। इस वीडियो में राहुल गांधी ने ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग को बीजेपी का हथियार बताया और दोनों संस्थाओं पर अपना काम न करने का आरोप लगाया, और कहा कि हिंदुस्तान में जो हमारी संस्थाएं हुआ करती थी वो अब हिंदुस्तान की नहीं है। चाहे वो चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो, ये आज बीजेपी और आरएसएस का हथियार है। अब ये हिंदुस्तान की संस्थाएं नहीं रही। ये संस्थाएं अगर अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, सीबीआई अपना काम करती, तो आज जो हो रहा है वो नहीं होता। तो उनको ये सोचना चाहिए कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी, फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी दे रहा हूं कि जो अब ये हो रहा है फिर से ये कभी नहीं होगा। तो उनको सोचना चाहिए। तो एक छोटी क्लिप के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है, और ये दावा गलत है कि राहुल गांधी ने बीजेपी के सत्ता से बाहर जाने के बाद हिंदू समुदाय के लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही है। खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में मजा आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और साथ ही कमेंट करना ना भूलना, क्योंकि हम करने वाले हैं आपकी 5 सबसे मजेदार कमेंट्स को अगले हफ्ते की हाइलाइट्स में शामिल। चलिए फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू।